नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम। आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट हम डिस्कस करेंगे। जो कंसर्न जजमेंट है ये जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। जजमेंट का डेट है 10/4/2026। इस केस में एक अपन लेते हैं ब्रीफ आइडिया। यह आक्षेप था कंसर्न परिवादी का। जो कंसर्न आरोपी है इसने मुझसे लिए 35 लाख रुपए, जिसे रिफंड करने के पेटे चेक दिए गए। ये चेक भी जो है बाउंस हो गए और अल्टीमेटली मुझे केस जो है फाइल करना पड़ा। पर इस केस में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया अक्यूज को, पर अपीलन कोर्ट ने बरी कर दिया और हाई कोर्ट तक परिवादी हार गया। तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस था कंसर्न अक्यूज का। तो क्या था दाव पेच अक्यूज का, उसको हम समझते हैं। और जब भी हम फाइट कर रहे हैं चेक बाउंस केस, तो क्या क्या डिफेंस हमारे हो सकते हैं, कुल मिलाकर के जो सूत्र हैं वो आज मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल्स, जिसके बेसिस पे केस को जो है फाइट करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है रखते हुए जो सक्सेस है उसको प्राप्त करना चाहिए। क्लियर है बात ये। इसलिए घबराए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। लोग तो साहब ये भी कह सकते हैं कि साहब आप पैसे खा गए या आप बेईमान हो। देखिए कानून क्या कहता है कि यू आर इनोसेंट एंड यू शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब कानून कहता है आप इनोसेंट हो तो लोगों को कहने से क्या फर्क पड़ेगा। पर दाव पे जाना जरूरी है ताकि इफेक्टिवली जब हम कॉन्टेस्ट करेंगे केस को तो यही दाव पे जो है हमें सेव करते हैं और हमारे पक्ष में जो है क्रिएट करते हैं लीगल इम्यूनिटी। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और मैं एक एक चीज को जो है डिस्कस करते हुए चलता हूं। जब भी हम फाइट करते हैं एक चेक बाउंस केस, तो उसमें दो सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 1 कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है इसको अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दूसरी बात, जो डिफेंस है उनको डिफेंस प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उनको डिफेंस प्रूव करना है बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। ये लिख दिया मैंने आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पर प्रश्न ये बनता है कि क्या होता है पीडी मींस प्रोबेबल डिफेंस। ऐसा डिफेंस जो सस्पेक्ट जो है क्रिएट कर दे प्रोसिक्यूशन के मामले में, पर ये डिफेंस जस्टिफाइड होना चाहिए एंड मस्ट बी कॉरोबोरेटेड। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो आपका डिफेंस जो है इफेक्टिव डिफेंस नहीं होगा। इसको जो है नोट डाउन कर लो। सर तो चेक बाउंस केस में एक थ्योरी होती है प्रोसिक्यूशन की। जो वर्तमान केस है इसमें थ्योरी क्या थी कि जो परिवादी है वो कहता है कि मैं अक्यूज को जानता हूं, मैंने एक लैंड जो है परचेज करी थी अक्यूज से, जिसके पेटे मैंने एग्रीमेंट किया, मैंने 35 लाख रुपए जो है एडवांस दे दिए। जब सेल डीड नहीं हुआ तो मैंने कहा अमाउंट जो है रिफंड करो। अमाउंट रिफंड के पेटे चेक दिए गए और ये चेक जो है बाउंस हो गए और मुझे मजबूरन जो है केस फाइल करना पड़ा। साथियों लगभग लगभग यही स्टोरी होती है एक परिवादी की चेक बाउंस केस में। पर इसका बेसिस क्या है? इस थ्योरी का बेसिस है नोटिस। जिस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 94 एनआई एक्ट प्लस 138 सब क्लॉज बी एनआई एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नोटिस जो है सर्व नहीं हुआ अक्यूज को, ये आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, नोटिस सर्व नहीं हुआ अक्यूज को, तो ऐसे सिनेरियो में लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। पर जब भी आपको नोटिस सर्व हो तो उसका रिप्लाई जरूर करें। अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आप सेक्शन 143A एनआई एक्ट को हिट नहीं कर पाएंगे और बाद में कोर्ट जो है इंटरिम मुआवजा जो है दे देगा, फिर आपको जो है ट्रबल होगा। तो दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है। नोटिस अगर सर्व नहीं हुआ है वी आर हैविंग द बेनिफिट, अगर सर्व हो चुका है रिप्लाई जरूर दें। रिप्लाई नहीं देंगे तो हमें प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 143A ऑफ एनआई एक्ट। चौथी बात है कि जब भी आप केस को पढ़ें परिवादी के, तो उसकी थ्योरी क्या है प्लस एविडेंसेस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर थ्योरी क्या थी कि एक लैंड मैंने जो है परचेज करी जिसके बेटा एग्रीमेंट लिखा। यहां पर आपके हाथ जो है रुक जाने चाहिए। एग्रीमेंट राइटिंग में है या नहीं है? अगर राइटिंग में नहीं है वी आर हैविंग द बेनिफिट। इस केस में राइटिंग में नहीं था एग्रीमेंट। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जब भी मामले आते हैं लैंड परचेज के, एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। क्लियर हो गया? इसके अलावा 35 लाख रुपए एडवांस दिए, ये भी तर्क था परिवादी का। पर इसका सोर्स क्या है?
क्योंकि जो रिकॉर्ड पर है आईटीआर उसमें भी अमाउंट जो है दिखाई नहीं दे रहा। और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं है जिसके बेसिस पे अज्यूम कर सकें कि अमाउंट जो है दिया गया। और इस अमाउंट को देने के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल कैपेसिटी हो कंसर्न परिवादी की, ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सस्पेक्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे डिफेंस के ऊपर कि हमारा डिफेंस क्या होगा। भाई कई बार डिफेंस आपका ये भी होता है कि चेक पर जो है मेरे साइन नहीं है, चेक का जो है मिसयूज किया गया। कई बार डिफेंस ये भी था कि अकाउंट जो है मेरा नहीं है। कई बार डिफेंस आपका ये भी होता है कि ये चेक जो है कंपनी के बिहाफ पर है और मैं कंपनी में जो है डायरेक्टर नहीं हूँ, और इसके अलावा सेक्शन 141 है एनआई एक्ट का, उसका कंप्लाइंस नहीं हुआ है। तो डिफेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे। यहाँ पर क्या डिफेंस लिया था अक्यूज ने कि मेरा ये चेक जो है लिया गया है फोर्सफुली, मैंने इंटीमेशन कर दिया पुलिस को भी और बैंक को भी, और मैंने जो कंसर्न चेक है उसका पेमेंट जो है स्टॉप करवाया, और ये फैक्टम जो है सपोर्टेड था विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए अगर आपकी थ्योरी है और वो सपोर्ट हो रही है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो वहां पर फायदा मिलेगा 100%। देखिए मैं दो इंस्टेंस जो है शेयर करता हूं जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। पहला इंस्टेंस कि ए कहता है कि मैंने बी को रुपए उधार दिए, बी कहता है कि मैंने ये रुपए जो है चुका दिए सी को, सी कौन है, ए का एजेंट, और इस बारे में रसीद जो है रिकॉर्ड पर है जो कि साइंड है बाय सी। तो ये डिफेंस जो है वैलिड है एज पर सेक्शन 202 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं कि ए कहता है कि मैंने बी को रुपए उधार दिए, बी कहता है कि मैंने रुपए जो है चुका दिए, और जो रसीद है वो जारी नहीं करी ए ने, पर ट्रांजेक्शन जो है अकाउंट्स में है और उसे अकाउंट जो है पेश कर दिए, और उसका कहना यह है कि ये इंडोर्समेंट जो है नहीं करा कंसर्न परिवादी ने जानबूझ करके। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी इफेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है, अल्टीमेटली मिस्टर बी कुड हैव द बेनिफिट, और इसके बेसिस पे केसेस एक्विटल भी हुए हैं। क्लियर है? इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जब भी केस को पढ़ोगे तो अपना डिफेंस जो है रेडी करो। डिफेंस नहीं है उसके बगैर लड़ रहे हो, सक्सीड नहीं हो पाओगे। रिव्यू के बाद डिफेंस लाइन मस्ट है ताकि हम केस की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। क्लियर हो गया? साथियों इसके अलावा दो महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है 2007 वॉल्यूम 5 एससीसी पेज 264, जजमेंट है 2006 वॉल्यूम 6 एससीसी पेज 39, कि अगर अक्यूज का डिफेंस जो है प्रोबेलाइजिंग है तो प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 139 118 का वो हो जाता है रिब्यूट, और जो भी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस रखता है कंसर्न अक्यूज उसको प्रूव करना होगा कंसर्न परिवादी को। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली अक्यूज को जो है फायदा मिल जाएगा। उदाहरण के लिए ए कहता है कि मैंने बी को पैसे उधार दिए, बी कहता है कि मैंने पार्ट अमाउंट जो है चुका दिया पर ये अमाउंट जो है इंड्रोज नहीं हुआ है। अब यहां पर एक प्रोबेलाइजिंग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई है ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर बी। अब ए को साबित करना होगा कि जो डिफेंस है बी का वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या डिफेंस जो है गलत है। अगर ए प्रतिरक्षा में इफेक्टिव फैक्ट्स नहीं रख पाता है या जो फैक्ट्स बताए हैं बी ने उसे खंडित नहीं कर पाता है तो केस क्या हो जाएगा, फेल। इसी को हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। क्लियर है? इसलिए केस को पूरा पढ़ो और इफेक्टिव जो है पैरवी करो, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने कुल मिलाकर के आपको स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार जो है डिफेंड करना होता है और आपके जो बचाव के बिंदु हैं उसमें किस प्रकार जो है आपको प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करना है ताकि स्ट्रॉन्ग डिफेंस को रखते हुए आप सक्सेस जो है ले सकें। तो कोई केस मुश्किल नहीं है, डिपेंड है कि किस वे में हम प्रोसीड कर रहे हैं और हमारा क्या डिफेंस है। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टैंड बार बार चेंज मत करना, ये प्रिकॉशंस हैं। स्टैंड बार बार चेंज करोगे तो प्रिजम्पशन जो है रिब्यूट नहीं कर पाओगे, और अगर प्रिजम्पशन रिब्यूट नहीं हुआ तो आप नुकसान खा जाओगे और एक अच्छे केस में आप कन्विक्शन खा जाओगे। क्लियर है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब भी आ जाए नोटिस उक्त समय या उससे पूर्व आप कंसल्ट करें अच्छे लॉयर से ताकि वो केस को समझ सके और आपको अच्छी एडवाइस देते हुए एक प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट जो है उसको कैसे तैयार करना है, कैसे पुटअप करना है, इसमें आपकी जो है हेल्प कर सके। अगर आपका डिफेंस अच्छा है, उसका इफेक्ट जो है प्रोबेलाइजिंग है,
डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।